अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे आज की इस वीडियो में टाइप्स ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है क्या, इसको स्टार्ट किस तरह किया गया, कब स्टार्ट हुआ, इस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हर टाइप ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक्स। हम आपको दिखाएंगे इसके बाकायदा सैम्पल्स, ठीक है, प्रैक्टिकल सैम्पल्स दिखाएंगे। इसकी डेफिनेशन हम बात करेंगे आसान अल्फाज में। फिर हमें थोड़ा सा बुकिश होना पड़ेगा क्योंकि हमें सेक्शन भी यहाँ डिस्कस करना है। तो वो स्टूडेंट्स जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं, ऑडिट फॉर्म में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी प्रैक्टिकल है, बड़ी आसान अल्फाज में हमने समझाने की कोशिश की है विद एग्जाम्पल्स। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। वीडियो थोड़ी सी लेंदी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर दो वर्ड्स छुपे हुए हैं, निगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट। इनका क्या मतलब है? देखें, इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट किसी भी टूल को कहते हैं जिसके ज़रिए आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं जनाब अली, आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, तो स्क्रू ड्राइवर से आप क्या कर सकते हो? स्क्रू ड्राइवर से आप स्क्रू को खोल सकते हो। आपके पास पेन है, आप उससे क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो। तो इसी तरह फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जनाब अली, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पेपर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जिसके ज़रिए हम सामने वाले को अपनी बात मनवाने के लिए बावर करा सकते हैं, उनको कंप्लाई करा सकते हैं कि आपने ये काम करना है इस टाइम के अंदर। जैसे आपके पास इदारों के अंदर एसओपीस की बुक होती है, ठीक है, आपके पास इदारों के अंदर सर्कुलर्स होते हैं, जैसे स्टेट बैंक की फाइनेंशियल रेगुलेशंस आती हैं। तो ये सारे क्या हैं? दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? निगोशिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट, एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो? ऑनरशिप को, टाइटल को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो उसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है जनाब, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की अभी हम आगे टाइप्स पे बात करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक्स हैं, प्रोमिसरी नोट्स हैं, तो इनके क्या डेफिनेशंस है, क्या इसकी डिटेल है एज पर द सेक्शन, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भाई इनेक्ट किस तरह हुआ, स्टार्ट किस तरह हुआ। तो जनाब, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर जो काम किया है वो किया है ब्रिटिश इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, जो कि 1880s के टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया जो करंटली है वहाँ पे इनकी हुकूमत थी, ब्रिटिश की, बरतानिया की गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उस टाइम के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेम्बरान हैं, उन्होंने मिलके ये सारा कुछ डिज़ाइन किया है। इसको इनेक्ट किया था 9 दिसंबर 1881 ने, जिसको हम कहते हैं पायलट टेस्टिंग, वो की थी। देन उसके बाद बाकायदा इसको लागू कर दिया गया था मार्च 1 1882 में। इसके टोटल जो सेक्शंस हैं दैट आर 139 सेक्शंस। हमारा इस वीडियो के अंदर मेनली फोकस होगा ऑन द सेक्शन दैट टॉक अबाउट द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 13 पे हम बात करेंगे, सेक्शन 4 पे हम बात करेंगे, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 पे बात करेंगे, जो कि मेनली हमारे टॉपिक से रिलेट करते हैं। ठीक है जनाब, तो पहले हम बात करेंगे उस सेक्शन के ऊपर जो डिफाइन करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। तो जनाब, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 13 किस तरह से डिफाइन कर रहा है। हमने आसान सलेस अल्फाज में पढ़ लिया है कि इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं और निगोशिएबल का मतलब क्या होता है, टाइटल ऑफ ओनरशिप का चेंज होना। अब टाइटल ऑफ ओनरशिप चेंज होता है जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, वो इन्होंने इस सेक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया है। ठीक है जनाब अली, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सेक्शन 13 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। में इसको डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि इसी के ऊपर ही तो हमारी पूरी वीडियो है। ठीक है, सेक्शन 13 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स a promissory note, a bill of exchange or a check payable either to order or to bearer। ठीक है जनाब, मैंने इसको पढ़ तो लिया है, लेकिन इसी के ऊपर तो हमारी आज पूरी वीडियो है। हमने यही तो बात करना है कि प्रोमिसरी नोट किसे कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं और चेक किसे कहते हैं, और पेएबल आइदर, ऑर्डर और बियरर का मतलब क्या है, यही हमने आज की वीडियो में टोटली डिस्कस करना है। तो पहले हम बात करेंगे प्रोमिसरी नोट के ऊपर। ठीक है, प्रोमिसरी नोट को हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसके आसान स्लेस अल्फाज में डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। फिर हम उसके सेक्शन के अंदर जो डेफिनेशन है सेक्शन 4 में, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बिल ऑफ एक्सचेंज को भी इस तरह डिस्कस करेंगे, और तीनों के मैं आपको साथ साथ सैम्पल्स, प्रैक्टिकल सैम्पल्स भी दिखाऊंगा कि दिखने में प्रैक्टिकली किस तरह के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
विद द प्रोमिसरी नोट। देखिए ये सिंपल डेफिनेशन है, अभी हमें सेक्शन पे नहीं गया। प्रोमिसरी नोट का मतलब ये होता है आप किसी को एक चिट्ठी लिख दो जिसके ऊपर प्रॉमिस हो कि भाई मैं आपको ये अमाउंट पे कर दूंगा। ये नॉर्मली उस वक्त हम लिखते हैं जब हम किसी से उधार ले रहे होते हैं, ठीक है जनाब अली, इसको लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट हम कब लिखते हैं, जब हम किसी से उधार ले रहे हो। बहुत आसान सी एक डेफिनेशन दी हुई है, स्क्रीन के ऊपर पढ़ने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। इसकी एग्जाम्पल क्या है जनाब अली, अली साइंस अ नोट, आई प्रॉमिस टू पे बिलाल ₹50,000 ऑन 1 जून 2025। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं कि इसके पार्टीज कौन कौन से हैं। अली ने एक नोट साइन किया है जिसमें उसने लिखा है बिलाल को कि मैं आपको 1 जून 2025 को 50,000 रुपये पे कर दूंगा। अब इसमें प्रॉमिसरी नोट के अंदर पार्टीज कौन कौन है, एक मेकर होता है, एक पेई होता है। कितने पार्टीज होते हैं, दो, एक मेकर और एक पेई। मेकर कौन होता है, जो वादा करता है कि मैं पे करूंगा, और पेई कौन होता है, जिसको उसने पे करना होता है। अब इस केस के अंदर क्या है, अली वादा कर रहा है तो अली कौन हो गया, मेकर, और बिलाल को पे करना है तो बिलाल कौन हो गया, पेई। अब हम बढ़ते हैं इसकी सेक्शन 4 के तहत जो लीगल जो डेफिनेशन है, जो इन द सेक्शन डेफिनेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोमिसरी नोट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज़रूरी है कि आपको सेक्शंस का पता हो, इसलिए मुझे थोड़ी सी बुकिश हेल्प लेनी पड़ रही है, जो कि फिक्स्ड है, मजबूरी है, ठीक है जनाब। इसके अंदर एक लाइन है जनाब अली, नोट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। इस लाइन को मैं फ़िलहाल अभी डिस्कस नहीं कर रहा, इसको मैं अभी डेफिनेशन में भी नहीं पढ़ूंगा, इसकी वजह है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम पढ़ते हैं जनाब अली प्रोमिसरी नोट की बाकी चीज़ें। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रोमिसरी नोट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब है कि आप जो अंडरटेकिंग साइन कर रहे हैं उसमें ये नहीं लिखा हुआ हो कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया में सिर्फ इंडिया अगर जीतेगा तो मैं आपको पे करूंगा वरना नहीं करूंगा, ठीक है, या मेरी अगर सैलरी इस साल बढ़ेगी तो मैं आपको पे करूंगा वरना नहीं पे करूंगा। तो आपकी जो अंडरटेकिंग है वो कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। सिर्फ ये लिखा होगा मैं इस तारीख को पे करूंगा, इस महीने में पे करूंगा, या 3 महीने बाद पे करूंगा, ये आप लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं लिख सकते कि भाई मेरी अगर ज़मीन बिकेगी तो मैं आपको पे करूंगा वरना नहीं पे करूंगा। तो ये अनकंडीशनल होना बहुत ज़रूरी है। साइंड बाय द मेकर, कौन साइन करेगा इसको, मेकर साइन करेगा जो वादा कर रहा है। टू पे ऑन डिमांड और फिक्स्ड और डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, पे कब करना है आपने, ऑन डिमांड, फिक्स टाइम पे, या डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम के अंदर पे करना है। इन दोनों का फर्क क्या है जनाब अली, पे ऑन डिमांड का मतलब ये है कि भाई जब आप मांगोगे मैं आपको पे कर दूंगा, ठीक है जनाब। तो इसका मतलब ये है कि जो जिसने मेकर ने जिसने साइन किया है वो विलिंग है बहुत जल्दी पे करने के लिए, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और फिक्स्ड, फिक्स से मुराद मैं कहता हूँ भाई आप जो है मुझसे 31 जुलाई 2030 में ये पेमेंट मुझसे ले लो, तो ये भी पॉसिबल है। या डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम, मैं कहता हूँ 3 महीने बाद आप किसी भी वक्त मुझसे ले सकते हो, तो ये डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम है। तो वो मेकर अपनी मर्जी से कह सकता है कि भाई आप मुझसे इस डेट पे ले लो, या इतने टाइम के बाद ले लो, या कभी भी ले लो। आगे क्या कहता है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, उसके अंदर सिर्फ पैसे लिखे हों, ये ना लिखे हों कि भाई आप मुझसे 2 कार्टन साबुन लेंगे इस पैसे के बदले, या आप मुझसे जो है वो एक फ्रीज़र लेंगे, सिर्फ पैसों की बात होगी। प्रोमिसरी नोट के अंदर सिर्फ कैश पैसे की बात होगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ टू, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे 3 तरह के टू हैं जनाब अली, आप गौर करें, अगर यहाँ पे टू ने पे किसको करना है, टू यानी कि जिसको पे करना है, टू द ऑर्डर ऑफ, जिसको आपने पे किया है वो आगे ऑर्डर भी दे सकता है, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। या इंस्ट्रूमेंट ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंदर आपने ऐसी वर्डिंग लिखी हो कि जिसके पास है वो उस इंस्ट्रूमेंट का मालिक हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर प्राइस बॉन्ड बड़ा मशहूर है, इंडिया के अंदर भी है, तो प्राइस बॉन्ड में ये होता है जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्रोमिसरी नोट उसी का होता है, ठीक है जनाब अली। अच्छा, ये जो टू और टू द ऑर्डर ऑफ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जनाब अली जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है उसको पे किया जाएगा। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल बात की थी अली और बिलाल की, तो बिलाल टू में आता, ठीक है। अगर उसमें ये लिखा होता कि भाई आई विल पे टू बिलाल और टू द ऑर्डर ऑफ बिलाल, यानी मैं बिलाल को पे करूंगा या जिसे बिलाल कहेगा उससे पे करूंगा, टू द ऑर्डर का मतलब ये है, ठीक है जनाब। तो ये भी वर्डिंग हो सकती है आपकी प्रोमिसरी नोट की। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या आप बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को भी पे कर सकते हो, जैसे कि प्राइस बॉन्ड के अंदर गवर्नमेंट लिखती है टू द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसका मालिक है, ठीक है जनाब। तो प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन मैंने आसान से आसान अल्फाज में ये समझाने की कोशिश की कि प्रोमिसरी नोट क्या है, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है
कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, कोई कंडीशन ना हो, साइंड बाय द मेकर, जिसको मेकर ने साइन किया हो, टू पे ऑन डिमांड, डिमांड पे पे हो सकता है, फिक्स टाइम पे हो सकता है, और डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम पे हो सकता है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी उसके अंदर होनी चाहिए, सिर्फ कैश पैसों की बात होनी चाहिए। टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, किसी बंदे को पे कर सकते हो या उस बंदे के ऑर्डर पे आप किसी दूसरे को भी पे कर सकते हो, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उसको भी पे कर सकते हो। ये हमने बात की प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन के ऊपर। अब एक लाइन हमसे मिस हो गई थी, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। अब इसका मतलब क्या है, जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको लॉजिकल बात बता रहा हूँ। यहाँ पे सेक्शन 4 के अंदर ये बताया गया है कि बैंक नोट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि क्या बैंक नोट प्रोमिसरी नोट हो सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हो सकते हैं। देखो, बैंक नोट प्रोमिसरी नोट हो सकते हैं, क्योंकि बैंक नोट के ऊपर आप देखो ना, हामिल हाजा के मुतालबे पे अदा किया जाएगा। जो पाकिस्तानी वो समझ गए होंगे, इंडिया की करेंसी पे भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक रिजर्व होता है आपके सेंट्रल बैंक के अंदर। लेकिन अगर हम उसको प्रोमिसरी नोट के तौर पर ट्रीट करेंगे तो प्रोमिसरी नोट की अपनी लीगल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कंट्री या स्टेट ने इसके अंदर जो अमेंडमेंट की है वो यही की है कि नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, बैंक नोट और करेंसी नोट के अलावा आप जो प्रॉमिस करते हो वो प्रोमिसरी नोट है। ठीक है जनाब, प्रोमिसरी नोट इज़ टू बी डन बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, नॉट टू द गवर्नमेंट टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, वो तो प्रॉमिस तो है, वो अंडरस्टूड प्रोमिसरी नोट है। ठीक है, तो उसको आप इस टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट में इंक्लूड नहीं कर सकते, ये बाय लॉ है। तो बस ये इसलिए आपको मैंने ये लाइन बाद में समझाने के लिए रखी थी, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर मैं आपको पहले समझाता। तो ये मैंने आपको एक तरह से सेक्शन 4 के अंदर इन डीप जाके आपको समझाया प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन। अब मैं आपको इसका सैंपल दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं प्रोमिसरी नोट का सैंपल है। ठीक है जनाब, इसके अंदर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ डेट आती है, यहाँ अमाउंट होती है, ऑन डिमांड IV, यानी कि जो मेकर है वो अपना लिखता है जनाब अली, लेट से मैं गुलजार प्रॉमिस टू पे ₹50,000। ठीक है जनाब अली, प्रॉमिस टू पे टू, अब यहाँ उस बंदे का नाम आता है जिसको हमें पे करना है। जैसे हमारे एग्जाम्पल के केस में क्या होता है, ऑन डिमांड अली प्रॉमिस टू पे टू बिलाल। ठीक है, और ऑर्डर द सम ऑफ ₹50,000, और यहाँ पे कौन साइन करता, जो मेकर है वो साइन करता है जिसने पैसे लिए हैं। ठीक है जनाब, तो मैं आपको ये प्रोमिसरी नोट प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। बिल ऑफ एक्सचेंज की अब हम बात करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक बंदा दूसरे बंदे को ऑर्डर दे रहा होता है। ऑर्डर इसलिए दे रहा होता है क्योंकि दूसरे बंदे से उसने पैसे लेने होते हैं। ठीक है जनाब, लेकिन वो चाह नहीं रहा है कि मैं वापस पैसे लूँ, क्योंकि उसे ऑलरेडी तीसरे बंदे को पे करना है। तो वो सामने वाले बंदे को ऑर्डर करता है कि भाई आप मेरे बिहाफ पे तीसरे बंदे को पे कर दो। तो वो लिख के दे देता है जनाब अली कि काइंडली पे दिस अमाउंट ऑन माई बिहाफ टू मिस्टर दिस, क्योंकि मुझे उसे पे करना है। ठीक है जनाब, तो ये नॉर्मली होता कहाँ पर है, नॉर्मली होता है ट्रेड की ट्रांजेक्शन्स के अंदर, ट्रेड इंस्ट्रूमेंट कहलाता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज। कारोबारी हजरात ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोमिसरी नोट हम कहाँ इस्तेमाल करते थे, प्रोमिसरी नोट यूज़ करते थे उधार लेने के लिए, लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट था। ये हमारे पास क्या एक ट्रेड इंस्ट्रूमेंट है। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, स्क्रीन पे आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है। अहमद ने ऑर्डर किया कामरान को टू पे 80,000 टू सलमान इन 60 डेज़, कि भाई अगले 60 दिन में आप किसी तरह से सलमान को 80,000 रुपये पे करो। अब हो सकता है पहले कामरान ने अहमद से कोई चीज़ ली हुई हो, कोई उधार लिया हुआ हो, तो उसके नतीजे में ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। ठीक है, अब इसमें पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, ड्रॉवर कौन है जनाब अली, ड्रॉवर से मुराद वो बंदा जो ऑर्डर कर रहा है यानी कि मिस्टर अहमद। और ड्रॉवी कौन है, ड्रॉवी यानी कि जो बंदा आगे पेमेंट को पे करेगा वो कामरान है। और पेई कौन है, पेई से मुराद जिसको पैसे मिलने हैं वो सलमान है। ठीक है, मैंने आपको आसान अल्फाज में समझा दिया। अब हम इसकी जो लीगल जो स्टेटस है उस पर बात करेंगे, लीगल डेफिनेशन पे बात करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, जो कि कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बहुत सारी वर्डिंग वही होगी जो प्रोमिसरी नोट के अंदर आपने पढ़ी है, बस सिर्फ यहाँ पे मेकर, ड्रॉवर, ड्रॉवी का कॉन्सेप्ट आ गया है, बाकी चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में हो, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई कंडीशन उस पर नाम मेंशन हो कि भाई बारिश होगी तो हम आपको पे करेंगे। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन। देखो, साइंड बाय द मेकर, मेकर ने ही साइन करना, जैसे प्रोमिसरी नोट में आप मेकर साइन करता था, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, यहाँ पे आप किसी दूसरे बंदे को डायरेक्ट कर रहे हो कि आप पे करो। टू पे ऑन डिमांड,
वही वाली जो हमने डिस्कस किया था, जब वो डिमांड करेगा और फिक्स टाइम पे और डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम, कोई भी एक चीज़ हो सकती है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, दोबारा वही बात कर रहा है, पैसों की बात होगी। टू और टू द ऑर्डर ऑफ, ठीक है जनाब, जिस बंदे को पे करना है उसको, या उसके ऑर्डर पे किसी तीसरे चौथे बंदे को पे करना है। अ सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान हुआ, क्योंकि हमने प्रोमिसरी नोट में इनके टर्म्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है जनाब अली? एक कंडीशनल ऑर्डर है जिसमें मेकर साइन करता है और डायरेक्ट करता है दूसरे बंदे को कि वो तीसरे बंदे को पे करे ऑन डिमांड किसी फिक्स टाइम के बाद, ठीक है, या किसी फिक्स टाइम के ऊपर एक सर्टेन सम ऑफ मनी, सिर्फ पैसे की बात होगी, या कमोडिटी की बात नहीं होगी। टू, उस बंदे को डायरेक्ट पे करे तीसरे बंदे को, या उसके ऑर्डर पे किसी चौथे बंदे को पे करे, या जो इंस्ट्रूमेंट का बेयरर होगा उसको आप पे करें। तो दैट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाता हूँ। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जनाब अली, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो फॉर्मेट है वो क्या है। यहाँ पर नेम ऑफ द ड्रॉवर आता है, मैं नीचे आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज नीचे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉवर का नाम आता है जनाब, डेट ड्रॉन आता है, टर्म्स मंथ, ये देखो फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है, मवाद वही होगा, फॉर्मेट्स ऊपर नीचे हो सकता है, नेम ऑफ द ड्रॉवर हो सकता है यहाँ आ जाए, डेट नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एक दिखा देता हूँ। देखें, ये मिस्टर अल्फ़ा है, ठीक है, मिस्टर अल्फ़ा ड्रॉवर है, ठीक है जनाब। तो इन्होंने अपना सारा डिटेल लिख दिया, यहाँ एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया है, ठीक है, अमाउंट यहाँ लिख दिए, 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मिस्टर बीटा, ठीक है। अल्फ़ा साहब क्या कह रहे हैं, मिस्टर बीटा को पे करना है अ सम ऑफ ₹1,00,000, ठीक है जनाब अली, 1,00,000 रुपये आपने पे करना है। अभी इन्होंने किसको सेंड किया है? मिस्टर गामा को, ठीक है। अल्फ़ा साहब ने गामा साहब को सेंड किया है, उनसे कहा है कि आप बीटा को पे करें। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि दिखने में कुछ इस तरह, इन मोस्टली जो है वो ट्रेड की ट्रांजेक्शन में यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे चेक के ऊपर जनाब अली। चेक जो कि आजकल बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, आप आसानी से समझ सकते हैं। चेक क्या है जनाब अली? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम वही काम कर रहे होते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ हम ऑर्डर करते थे सामने वाले बंदे को, किसी पर्सन को। यहाँ पे हम ऑर्डर करेंगे बैंक को कि भाई आप ये अमाउंट मेरे अकाउंट से फलां बंदे को पे कर दें। चीज़ वही होगी बिल ऑफ एक्सचेंज वाली, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो पेमेंट करने वाला है वो कौन है? वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बैंक कहते हैं। तो चेक को आप बिल ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हो, लेकिन फ़र्क यहाँ पे और वहाँ पे सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो ड्रॉवी है वो कौन है? ड्रॉवी बैंक है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सना ने एक चेक लिखा है 10,000 रुपये का टू हर लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कहते हैं मालिक मकान को, फॉर रेंट, अपने किराए के लिए, ठीक है। मालिक मकान कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा। अब इसमें ड्रॉवर कौन है? सना ड्रॉवर है, ठीक है जनाब, जो पैसे निकाल रही है। पे कौन है? लैंडलॉर्ड है, जिसको पे किया जाएगा। और पे कौन करेगा? ड्रॉवी, यानी कि सना का जो बैंक है वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेगा। अब इसकी हम सेक्शन वाइज जो डेफिनेशन है वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 इसकी डेफिनेशन क्या आ रही है हमारे पास? चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। लो भाई, आपको यहीं पे इसने बता दिया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो सारी की सारी अप्लाइड हैं चेक की डेफिनेशन के अंदर। लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पे? ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, लेकिन पेमेंट कौन करेगा? बैंकर करेगा। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। और यहाँ पे वो वाली कंडीशन नहीं चलेगी जिसमें हम कहते थे कि भाई पे एट अ फिक्स्ड और डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिमांड की सूरत में आपको पे किया जाएगा। जब कस्टमर बैंक आएगा हम उसको पे करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है शर्त ये होनी चाहिए कि जो चेक के ऊपर आपने डेट लिखी है उसके 6 मंथ का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर हो। जो आजकल के टाइम पे जो बैंक्स के अंदर चल रहा है, 6 महीने तक चेक वैलिड होता है डेट ऑफ इशूएंस से। तो डेट ऑफ इशूएंस से लेकर 6 महीने तक वैलिड होता है। फ़र्क क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज और इसमें? यहाँ पे आपने कहाँ से पेमेंट लेनी है? बैंक से लेनी है। दूसरा, इसमें फिक्स और डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑन डिमांड है, जब आपको चाहिए होगा आप बैंक आएंगे और आके अपना चेक कैश कराएंगे। मैं आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ चेक का। ये आप स्क्रीन पे चेक का सैंपल देख रहे हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं पे जिसको करना है, जैसे लैंडलॉर्ड यहाँ पे था तो लैंडलॉर्ड का नाम आता है, लेट से वो अकबर है, ठीक है, या अनिल कुमार है, जो भी है उसका नाम यहाँ आता। अमाउंट आती है, यहाँ डॉलर है, आप रुपये में लिख लो, ठीक है जनाब। यहाँ पे साइन होते हैं जो अकाउंट होल्डर है उनके, यहाँ डेट आ जाती है, डेट वैलिड फॉर द 6 मंथ होती है, ठीक है जनाब अली। तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिखा दिया। आई होप कि आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट और उसकी टाइप्स के ऊपर काफ़ी ग्रिप हासिल हुई होगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर वीडियोस आप जो है उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।